नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और आज जो हम आप सबों के लिए टॉपिक लेके आए, बड़ा ही बेहतर टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम लोग जो है इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। ऐसे अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर ले तो इकोनॉमिक्स को अक्सर लोग हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं। पता ही नहीं लगता है, इकोनॉमिक्स सुनते ही लगता है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शब्द, टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कठिन विषय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसको शुरू धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक्स से चले और आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट लगे और धीरे धीरे हम आपके आगे कठिन से कठिन जो है प्रश्न, न्यूमेरिकल सब इकोनॉमिक्स में हम आपको देंगे। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो ये आईएएस का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी हो जाए या बीपीएससी हो जाए, इन सभी एग्जामों में इनसे भी बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे जो 4th ग्रेड का जितने भी जॉब होते हैं उसमें भी इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो पूछने का जो पैटर्न है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। इससे पहले हम इसमें जो बेसिक इकोनॉमिक्स होता है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज बिना समय गवाए हुए इकोनॉमिक्स के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, याद रखेंगे इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। बेसिक को केवल बेसिक नहीं समझिए, बेसिक से भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपको 4th ग्रेड और 12 के आर्ट्स का जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र, याद रखेंगे। तो अर्थशास्त्र जैसे बोलेंगे तो सबसे पहले जानिए कि इसके जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उन जनक को कहते हैं एडम स्मिथ। याद रखेंगे, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। और यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अर्थ का मतलब होता है, आज आधुनिक जमाने में अगर अर्थ का मतलब बोले तो अर्थ माने होता है धन। आमतौर पर बोले तो मोटा मोटी समझिए वेल्थ यानी धन हो गया। ठीक है, और ये शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी मोटा मोटी जानिए तो धन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। याद रखना है कि धन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अब जानेंगे थोड़ा सा हम लोग, अब एक बढ़िया डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं इसको, कि ये तो मोटा मोटी जान लीजिए तो अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है जिनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के अगर अकॉर्डिंग देखें कि अर्थशास्त्र है क्या, तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अर्थशास्त्र जो है वो एक मुद्राओं का विज्ञान है। याद रखेंगे, ये मुद्राओं का विज्ञान। यानी अगर हम बात कर ले तो अगर इसमें हम बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना भी हुई है। याद रखेंगे, जिस पुस्तक की रचना करने वाले जो व्यक्ति है उन व्यक्ति का नाम चाणक्य है। याद रखेंगे कि प्राचीन काल में जब मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ते हैं तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या था? चाणक्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये कौन है? गुरु है। और इन्हीं का अदर नाम जैसे विष्णुगुप्त या फिर जो है कौटिल्य हम लोग पढ़ते हैं। तो उस समय प्राचीन भारत में, अगर प्राचीन काल का भारतीय इतिहास को देखेंगे तो उस समय जो थे ये 4 सदी ईसा पूर्व में एक किताब लिखे थे और उस किताब का भी नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन हम लोग इसमें जानेंगे कि प्राचीन भारत में चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र और आज के आधुनिक अर्थशास्त्र, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या है अंतर? आखिर ये दोनों अलग है, ये एक ही जैसा अर्थशास्त्र है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे थे उस समय में अर्थ का मतलब अगर हम आपको बता दें तो उस समय अर्थ का मतलब, गौर से सुनेंगे, उस समय अर्थ का मतलब कुछ और था। और अभी अगर हम लोग आधुनिक काल में देखेंगे तो इस समय अर्थ का मतलब कुछ और है। ध्यान से सुनना है बात को। इस समय अगर देखें तो अर्थ मेन अगर देखो तो मुद्रा है, मनी है। आज जितना भी अर्थशास्त्र में जो खेल होता है वो मुद्रा का खेल होता है। मुद्रा को हटा दीजिए, समझिए इकोनॉमिक्स फेल है। समझ में आ रही बात? और उस समय जो अर्थ था
उस समय जो अर्थ था, उस समय अर्थ का मतलब कुछ और था। उस समय मुद्रा को कोई लेन देन नहीं था, याद रखेंगे। तो उस समय अर्थ क्या था? तो उस समय का अर्थ का मतलब था जीविका, यानी जिंदगी जीने के लिए जो आपके पास जो संपत्ति है वही वो आपका क्या है? अर्थ है। यानी भूमि को ही अर्थ मानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हमारी भूमि है जिस पर मनुष्य खेती करता है, यानी इस तरह से बात को समझिए। एक लाइन हम आपको बोलते हैं उस समय अर्थशास्त्र क्या था। अगर अभी देखें तो एडम स्मिथ के अनुसार अगर बात करें तो अर्थशास्त्र मुद्राओं का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन उस समय चाणक्य के अनुसार बोले तो कहते हैं कि एक बात क्या, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। यहां लिख रहे हम लोग। अब देखिए उस समय की अगर हम बात जैसे ही करते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। याद रखना है, मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। बात को गौर से सुनेंगे। लाइन जो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। और गौर से सुनेंगे कि इस भूमि की रक्षा, जो भूमि पर इंसान रह करके अपनी जीविका चला रहा है, उस भूमि की रक्षा करने के लिए जो उपाय होता है, उस उपाय के निरूपण का जो शास्त्र हो गया, याद रखेंगे, इस भूमि की रक्षा और उस भूमि को प्राप्त करने के उपाय का निरूपण के जो शास्त्र है, उसी शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया है। यानी उस समय चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र जो था, एक चीज और याद रखेंगे कि चाणक्य के द्वारा लिखे गए जो अर्थशास्त्र था वो एक संस्कृत शब्द में लिखा गया था। याद रखेंगे वो कौन से लैंग्वेज में लिखे गए थे? तो संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और उस समय चाणक्य के द्वारा लिखे गए इस पुस्तक अर्थशास्त्र का जो संबंध था, याद रखना है कि वो राज्य व्यवस्था, कृषि हो गया, न्याय हो गया, उससे संबंधित था। यानी उस समय जितने भी एक प्रजा की किस तरह से खुशहाली राजा को चाहिए, राजा किस तरह से शासन करेगा, प्रजा किस तरह से खुश रहेगा, एक प्रजा की जीविका कितना खुशहाली से चल सके, वही सब का ये पूरा खंडन था। एक लिखा गया एक पुस्तक, जिस पुस्तक को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो याद रखिए जैसे ही आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे चाणक्य। चाणक्य कब लिखे तो इसको? तो 4 शती ईसा पूर्व में इस पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है, जिस पुस्तक का संबंध राज्य व्यवस्था, कृषि और न्याय से संबंधित है, ठीक है। तो उस समय अर्थ का मतलब कुछ बदल गया था। अर्थ मोटा मोटी समझे तो जीविका, लेकिन आज के डेट में अर्थ का मतलब है मुद्रा, मनी। नहीं कहते सब कुछ पैसा ही है, ठीक है, समथिंग इज मनी बोलते हैं ना। तो याद रखेंगे आज जैसे मुद्रा को हटा दो, समझिए अर्थशास्त्र ही अधूरा है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कुछ टर्म्स को सबसे पहले, और उसके बाद में हम लोग जो है बेसिक चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम बात जैसे ही करते हैं, तो अर्थशास्त्र में अगर हम यहाँ पर हम आपको दिखा दें तो एक विद्वान है जिनका नाम है रैगनर फ्रिस। याद रखेंगे विद्वान का नाम क्या है? रैगनर फ्रिस। तो रैगनर फ्रिस जो है अर्थशास्त्र को सबसे पहले 2 वर्ग में बांटे हैं। यहां से सवाल भी ये भी आते हैं कि अर्थशास्त्र को 2 वर्गों में बांटने वाले जो विद्वान है वो कौन है? तो याद रखेंगे रैगनर फ्रिस है। इन्होंने 2 वर्ग में बांट दी, एक को कहते हैं व्यष्टि, याद रखना है, एक व्यष्टि, और दूसरा हुआ जो कहलाया समष्टि। गौर से सुना है, एक व्यष्टि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रो। व्यष्टि को क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलते हैं। और जो समष्टि है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। आखिर देखिए इकोनॉमिक्स 2 वर्ग में बटा, क्यों बटा, कैसे बटा, कब बटा, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो को पहले धीरे धीरे आराम से करके देखिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए अर्थशास्त्र 2 वर्ग में बटा, बांटने वाला आदमी कौन थे? तो रैगनर फ्रिस थे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि रैगनर फ्रिस जो है नॉर्वे देश के रहने वाले। कौन से देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे देश के। और नॉर्वे देश के रहने वाले ये रैगनर फ्रिस कोई साधारण आदमी नहीं है।
यही वो आदमी है जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले, याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाले जो नोबेल पुरस्कार होता है वो सबसे पहले यही प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आपका बन गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? रैग्नर फिश को। रैग्नर फिश नोबेल पुरस्कार को जो है ग्रहण किए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को के वर्ग में बांट दिया, दो वर्ग में। एक को कहते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि। ठीक है, व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब यहां ध्यान सुनेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाता है कि जिसमें हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के स्टडी करते हैं, और जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें यानी समष्टि अर्थशास्त्र के, तो इसमें एक होल इकोनॉमी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी आमतौर पर बात करें कि जैसे आप छोटे छोटे इकाई को पढ़ते हैं, जैसे आप मांग को पढ़ते हैं, इसके अलावा पूर्ति को पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत स्टडी है। ठीक है, अब लेकिन बड़े एक होल इकोनॉमी पर जैसे आप चले जाते हैं तो उस समझते, जैसे में आप बोलते हैं कि रोजगार, याद रखेंगे, रोजगार याद रखना है, उसके बाद राष्ट्रीय आय, देश के इनकम। ठीक है, तो ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या है? ये सब एक समष्टि अर्थशास्त्र है, जिसे बोलते हैं मंदी। अब कोई मंदी आ जाए, अब पूरे विश्व में मंदी आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, तो ये सब क्या है? होल इकोनॉमी समा जा रहा है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र है। यानी आमतौर पर बोले, अच्छा मांग को कई लोग समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए, मांग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुल मांग हो गया, समग्र मांग हो गया, जिसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ मांग का मतलब आप एग्रीगेट डिमांड ही समझ लीजिए, समग्र मांग नहीं समझ लीजिए। समग्र मांग अलग होता है, याद रखेंगे, जो समग्र मांग होते हैं तो समग्र मांग अलग है और कुल मांग अलग है। अब देखिए, जैसे एक वस्तु है, जैसे मार्कर हो गया, और इस मार्कर के अगर मांग की बात कर ले तो ये 10 गो मार्कर है, 20 गो मार्कर है। ठीक है, किसी छोटा बाजार में इस मार्कर का जो है डिमांड बढ़ गया, तो ये मांग है। लेकिन कुल मांग कब कहेंगे? जब ये मार्कर का टोटल पूरे कंपनी में ही इस मार्कर का डिमांड बढ़ जाए तो वो हमारा कुल डिमांड हो गया। और ये समग्र मांग क्या है? तो समग्र मांग में जितने भी देश में वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उन सभी वस्तुओं के मांग बढ़ जाए तो फिर वो समग्र मांग का बढ़ना हो जाए। समझ में बात है? तो वो एक सभी वस्तु जिसमें समा गया तो उसको कहते हैं समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। समझ पा रहे बात को? अब देखिए, समग्र मांग में पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कटर, रबर, जितना भी अपड़ा कपड़ा हो गया, खाने पीने का, यानी देश में जितने भी सब कंपनी के में जितने भी वस्तु का उत्पादन हो रहे हैं, अगर उन सबको हम जोड़ते हैं तो वो देश का समग्र मांग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे, समग्र मांग की गणना नहीं करेंगे। जैसे समग्र मांग जब आ जाएगा तो वो आपका इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं कहलाएगा। तो व्यक्तिगत अध्ययन जब नहीं होगा तो उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही कहें, जैसे किसी परिवार की इनकम, तो बताइए, जो कहने का मतलब कि जिसके स्टडी आसान हो जाए, जैसे कोई 2 गो परिवार है या 5 गो परिवार है, ये गांव का आदमी है, अब उसके गांव में जाके जनगणना करना, 4-5 की संख्या, एक गांव की ही हम बात कर रहे हैं, वहीं तक यानी सीमित कोई चीज आपको दे दिया जाए जिसको आप आसानी से कर पा रहे हैं, समझिए वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन एक होल चीज दे दे, जैसे देश के बेरोजगारी को बताइए, आप बताइए, देश को बेरोजगारी का आकलन करने के लिए 10 गो 20 गो आदमी बेरोजगार को गिन लीजिए तो आपको आकलन हो सकता है? नहीं। तो फिर एक होल इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है। तो जैसे होल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो वो स्टडी मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में चल जाता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड कौन किए थे? तो रैग्नर फिश। कहां के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। तो यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं, याद रखेंगे, कुछ बेसिक शब्द होते हैं जो आपको बड़ा ही कठिन लगता है। कई बच्चों को कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स है तो कभी कभी बुक पढ़े और थोड़ा सा टर्म ऐसा आ जाता है जो हार्ड लगता है, या फिर कई बार समझ। अब देखिए, इसमें आगे पढ़िएगा, आगे के थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हुआ तो आगे
आगे भी आपको समझने में परेशानी होगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो हम आपको आज क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रियाएं, ध्यान से सुनना है। तो इकोनॉमिक्स में जो एक्टिविटीज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो गया, क्रिया हो गया अर्थशास्त्र में, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा जो होता है आप उसको कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कहेंगे एक को कहेंगे आर्थिक क्रिया, गौर से सुनेंगे, आर्थिक क्रिया, और दूसरा जो होगा वो गैर आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगे। याद रखेंगे कौन क्रिया होंगे, गैर आर्थिक क्रिया। तो देखिए एक आर्थिक क्रियाएं हो गए और एक क्या है, गैर आर्थिक क्रियाएं हो गए। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं और गैर आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, प्रॉफिट एक्टिविटीज और नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर बात कर ले आर्थिक क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एक्टिविटीज, ठीक है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट एक्टिविटीज जो होता है, यानी जैसा ही आप नाम से सुन रहे प्रॉफिट एक्टिविटीज, प्रॉफिटनेस क्या होता है, प्रॉफिटनेस होता है लाभ। और जैसे ही कोई अपना एक्टिविटी यानी काम कर रहा है, याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही बोले कि ये जीविका का इतिहास, गौर से सुनेंगे, जब तक आज के जीविका का पैटर्न बदल गया है। जैसे आज आप काम करना चाहते हैं, अगर समाज में रहना चाहते हैं तो आपको मनी की जरूरत है, और मनी की जरूरत है तो कोई ना कोई काम करिए। तो देखिए हर इंसान 2 तरह के काम करता है, चाहे तो मनी पाने के लिए, चाहे तो है अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। याद रखेंगे, तो अपने जीवन को चलाने के लिए इंसान को मुद्रा की जरूरत है, और मुद्रा अगर नहीं है तो फिर जो है एक इच्छा होता है, मन में ख्वाब होता है कि किसी का भलाई भी करे। तो यहाँ अगर कोई इंसान जो है अपने फायदे के लिए वर्क कर रहा है तो उनके द्वारा किए गए क्रियाओं को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। याद रखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि अब आपके यहाँ कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर जाते हैं और वो महीने का फी एक आपसे लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो आप उनको फी दे रहे हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं। तो जैसे आप पैसा दे रहे हैं तो उनके द्वारा जो किए गए क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, वो क्या है, में पर्पस क्या है उनका, लाभ कमाना है, तो वही क्रिया हो जाएगा आर्थिक क्रिया। तो ऐसा कोई भी क्रिया मनुष्य के द्वारा किया जाए जिसमें मनुष्य प्रॉफिट के उद्देश्य से यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य को करता है, तो उस क्रिया को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे अगर मान ले हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक ही चीज, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रिया हो, आर्थिक क्रिया। अब बिना लाभ के अगर कोई कमाने के उद्देश्य से क्रिया कोई कर रहा है तो उसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। जैसे अगर मान करके चलते हैं, कोई ऐसा भी आदमी होता है जो भावना में होता है, या फिर दया दिखाना चाहता है, या फिर किसी से प्रेम हो, तो बिना प्रॉफिट के भी आदमी उसको काम कर देता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें किसी प्रकार के, अगर आप मान लेते हैं कि आपके गांव समाज में कोई बूढ़ी आदमी होगी जिसका कोई परिवार उन्वार नहीं होगा, है ना, और उसका घर ढह गया। अब गांव के कोई राजमिस्त्री जो है कुछ जो है अपना कोई सीमेंट डोनेट कर दिया, कोई पैसा कुछ डोनेट कर दिया, कोई छत डोनेट कर दिया, कोई मिस्त्री जो है जाकर के एक दिन छत के ढलाई कर दिया, तब बताइए बूढ़ी से पैसा लेगा नहीं। तो उसकी सेवा के लिए जैसे ही कोई आगे कदम उठाया, ठीक है, तो सेवा करने के लिए जैसे ही कदम उठाया तो वो बिना पैसा के, बिना प्रॉफिट का उद्देश्य से वो काम कर करके दिखाया। तो उसके द्वारा जो किए गए क्रियाएं है वो बिना लाभ कमाने के लिए है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि एक ही चीज, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रिया होगा आर्थिक क्रिया, बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से गैर आर्थिक क्रिया। जैसे अगर सेना की बात कर ले तो बताइए सेना आर्थिक क्रिया में आएंगे कि गैर आर्थिक क्रिया में। कई लोग सोच रहे होंगे कि सेना के बारे में बात करें तो सेना को पैसा मिलता है, 30,000, 50,000, 60,000 वेतन मिलता है, इन्हें ड्यूटी तो इन्हें 5,000, 10,000 बढ़ के। तो देखिए वैसा कुछ नहीं सोचिएगा, सेना पैसा से पहले देश की रक्षा चाहता है, अपने मातृभूमि की रक्षा चाहता है। तब बताइए उसके मन में कोई जो है किसी भी प्रकार का पैसा का लालच नहीं होता,
अगर होता तो आप लोग ये भी देखते कि जम्मू कश्मीर के सारे जो है आर्मी के जवान सब जो है बॉर्डर पर से हट कर करके आधार ना दे रहे हैं कि हाँ हमारो पैसा बढ़ाओ, हमारो पैसा बढ़ाओ। लेकिन कभी आप देखे हैं कि सेना के जवान कभी जो है पैसा अपना वेतन बढ़ाने के लिए अपना जो है से कि धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, सरकारी विद्यालय के कई टीचर को देखे होंगे कि वेतन बढ़ाने के लिए जो है एकदम से कि धारणा है कैले, आंदोलन कैले है ना, एकदम बैठल है एने ओने अनशन भूखे प्यासे कि हमारा ये वेतन लागू कर दीजिए, वो वेतन लागू कर दीजिए। तो जैसे कोई पैसा सबसे पहले ले रहा है, मनी को सबसे पहला प्राथमिकता दे रहा, वैल्यू दे रहा है, तो समझिए उसके द्वारा किए गए क्रिया आर्थिक क्रिया। ठीक है, लेकिन सेना राष्ट्र प्रेम, सेना की जैसी बात करेंगे तो देशभक्ति आ जाती है। राष्ट्र प्रेम यानी देश से वो प्रेम करता है, उसके लिए पैसा का दूर की बात है, वो अपना सबसे पहले अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने जान को कुर्बानी भी देना चाहता है। वो शहीद होने में उसको किसी भी प्रकार के कोई जो है उसको समस्या, कोई तकलीफ नहीं होता। तो ऐसे आदमी को हम ये नहीं नाम दे सकते कि हाँ ये पैसा कमाने के, लाभ कमाने के उद्देश्य से ये आदमी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सेना हो गया, तो वो भी जो है किस में आ जाएंगे, गैर आर्थिक क्रिया में आ जाएंगे। आपकी मम्मी आपको खाना बना करके देती है, तो बताइए आपसे पैसा मांगने जाती है? नहीं मांगती होगी। फ्री में ही आपको खाना बना करके दे पा रही है, आपको कभी भी आपसे पैसा का उम्मीद नहीं कर रही। वहां आपकी माँ भी आपकी क्रिया कर रही है आपके लिए, तो वहां माँ आपके पैसा नहीं मांग रही है। तो आपकी माँ जो भोजन बना रही है, आपके लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्रिया क्या हो जाएंगे, गैर आर्थिक क्रिया में। चलिए, हम आपको यहाँ जब ऑफलाइन कोचिंग में जब पढ़ाते हैं तो वहां हम फी लेते हैं संस्था चलाने के लिए, हमको ब्रेन टूट देना होता है, तो वो जो क्रिया है मेरा क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। लेकिन यहाँ हम आपको जब वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन जब पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम आपसे कुछ फीस नहीं ले रहे, 1 रुपया भी डोनेट नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ जब पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ जो मेरा क्रिया है वो गैर आर्थिक क्रिया में। तो ये जरूरी नहीं कि एक मनुष्य खाली एक ही क्रिया करे, आर्थिक चाहे गैर आर्थिक। ठीक है, जैसे हमको ही ले लीजिए आप, तो जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो वहां पैसा लगते हैं, तो वहां की क्रिया आर्थिक क्रिया। और जब हम आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ की क्रिया मेरा क्या हो गया, गैर आर्थिक। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है, याद रखेंगे अर्थशास्त्र में एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, और एक पहले जो होते हैं वो याद रखेंगे, पहले वाला तो प्रॉफिट एक्टिविटीज, दूसरे वाला नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। अगर प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य हो, पर्पस मेन जो है प्रॉफिट गेन करना हो, तो वो क्या होगा, आर्थिक क्रिया। और अगर प्रॉफिट गेन करना नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे, गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, इसके अलावे कुछ बहुत सारे अभी शब्द हैं। जैसे अगर हम बात कर ले तो आर्थिक एगो समस्या होता है, याद रखेंगे, आर्थिक समस्या आप लोग सुने ही होंगे। यहां ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट। बात को समझिए, आर्थिक समस्या इसको कहते हैं हम लोग, आर्थिक समस्या को, बात को समझिए, आर्थिक समस्या। आर्थिक जैसे ही बोले तो इकोनॉमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। और समस्या यानी प्रॉब्लम, क्लियर। तो आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। और आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है क्या, तो बात को समझिए। एक लाइन में बोलेंगे ना, तो आर्थिक समस्या एक प्रकार की आज के डेट में चयन की समस्या बन चुकी, ये चुनने की समस्या है, ये फिजूल कोई समस्या नहीं है। हम लोग तुरंत बोलते हैं ना यार अभी बड़ी आर्थिक समस्या चल रहा है, चलो ना पार्टी मनाते हैं ना, अभी बड़ी समस्या चल रहा है। तो इंसान ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज करता है, आर्थिक समस्या। तो क्या आर्थिक समस्या एक आदमी के लिए है, देश के लिए है या वर्ल्ड के लिए? तो कहते हैं कि आर्थिक समस्या से चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक साधारण आदमी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, ये कोई इससे अछूता नहीं, सब लोग इसके शिकार में आ गए। आज हम आपको इस समस्या से दूर होने का, आजाद होने का उपाय बताते हैं। आर्थिक समस्या यानी जनरली अगर देखते हैं कि आपके पास पैसा का कमी है, तो आर्थिक समस्या हम उसको कह देते हैं। ठीक है,
तो ये जो है आप लोग सोचते होंगे कि अंबानी के पास बहुत पैसा है ना, तो बिल गेट्स के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन पैसा तो है लेकिन उनके पास में समस्या खड़ा है, इसको कहते हैं आर्थिक समस्या। तो ये है क्या, तो कहते हैं आर्थिक समस्या यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, याद रखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी आर्थिक जो समस्या है वो एक प्रकार की चुनने की समस्या है, बोले तो चयन करने की समस्या है। अभी कैसे समस्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि आप मार्केट में निकलते हैं, ठीक है, अब जैसे ही आप मार्केट में निकलते हैं आपके पास 1000 रुपया है, आप शॉपिंग करने के लिए निकले कि कोई कपड़ा खरीद लेंगे। जैसे ही आप 1000 रुपया लेकर के निकलने के लिए कोई दुकान पर गए, जैसे मान लो जींस का ही दुकान है, अब वहां आप कहते हैं कि भाई हमको पवेलियन का ये कोई चीज का वो जींस दिखाओ हमको, है ना, तो वहां आपको क्या करते हैं कि आपके अंडर में बजट आपका टोटल क्या है, 1000 रुपया है, तो 1000 में आपको जो प्रोवाइड करा रहा है बेचारा कपड़ा दुकानदार, आपको याद रखेंगे वो पहले वाला वो आइटम दिखाया, बोला सर ये आपको 900 रुपया का मिलेगा। दूसरा बार में वो दिखा रहा है ये सर ओरिजिनल पवेलियन है, ये आपको 3000 रुपया का आएगा, और दिखा दिया कि सर ये 5000 ये 10000 ये। देखते देखते लगा ना कि ऐसा होता कि इतना पैसा होता कि पूरा दुकान में खरीद लेते, तब तो लगता है ना कि पूरा दुकान में अगर खरीद लेते, एक दिन ये पहन के आते एक दिन वो पहन के आते, का रंगीन दुनिया रहता। अंबानी ने पैसा रहता था पक्का दुकान में खरीद लेते, कभी खरीदते कभी ऊपर पहनते, और खूब बदल बदल के इन्होंने पहन के जाते। ध्यान सुनेंगे, तो ये मन करता है और तुरंत इस समस्या तोरा धर लेता है, भूत लिए सुने, ये काहे धर लेता है, ये पीछे नहीं छोड़ता है, ये जैसे ही 50 आपको ऑप्शन दे दिया तो लगता है यू ले लेते वो ले लेते वो ले लेते। अगर ऐसा स्थिति रहेगा तो इस समस्या से कभी आप आजाद नहीं होइएगा। तो एक से आजाद कैसे हो जाएंगे ये आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आर्थिक समस्या यही है, चुनने की समस्या। आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में, कहते हैं ना हम 1000 लेके लिए हमारा यही वाला जींस दे दीजिए, आप 900 रुपया वाला लेकर के घरे चले जाते हैं। आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन मिला भैया, 3000 के 5000 के 10000 के बहुत सारा आइटम आपको मिला, लेकिन फिर भी आप यही खरीदे, आपका बजट में ही है। तो यहाँ पर आप क्या किए, न दुकान लिए, न 5000 वाला लिए, न 10000 वाला लिए, 900 रुपया वाला लिए, आप क्या किए, चुने। यही है, याद रखेंगे, आर्थिक समस्या एक प्रकार की चुनने की समस्या होता है, ठीक है। अब उत्पन्न कैसे होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो छोटे छोटे 2-3 दिन का वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स के टर्म को समझा लेंगे, उसके बाद जो है हम आप लोग का एक होल इकोनॉमी स्टडी करवाएंगे। न्यूमेरिकल जो प्रश्न होते हैं उन पर हम लोग बढ़िया से विस्तार से चर्चा कर लेंगे, और किस तरह से प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं, हिस्ट्री में जो पार्ट्स आपका भी जो चल रहा है, याद रखेंगे वो गुप्ता इंपायर चल रहा है, उस पर हम लोग 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और धीरे धीरे कर करके उस पर भी वीडियो हम हिस्ट्री का कंप्लीट कर करके और गुप्ता का एक टेस्ट सीरीज चला देंगे। उसके बाद वीडियो खत्म होगा, उसके बाद अगर जिसको जो पूछना है अपना कमेंट में कर करके पूछ सकता है, या फिर वीडियो के नीचे कभी कभी व्हाट्सएप नंबर आता है, आप उस नंबर पर भी जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके किसी प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे धीरे धीरे आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को वॉच करिए, ताकि एक वीडियो दूसरे वीडियो पर जब आधारित हो तो आप बेहतर ढंग से समझ पाए। धन्यवाद।